चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मतलब पुष्पों में होने वाले लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, देखिए पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इसको इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। जैसे जीव जंतुओं में, एनिमल्स में लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार पादपों में भी लैंगिक जनन पाई जाती है। यह किस प्रकार होती है, इसको इस चैप्टर में आज क्लियर करेंगे। लैंगिक जनन को समझने के लिए सबसे पहले हमको पुष्प की संरचना को समझना पड़ेगा। पुष्प में कौन कौन सी संरचना पाई जाती हैं जो लैंगिक जनन में भाग लेती है, इसके बारे में जानकारी पहले होनी चाहिए, तब जाकर के जो है हमको लैंगिक जनन का पूर्ण ज्ञान हो पाएगा। देखिए पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। देखिए मेनली 6 प्रकार के भाग पुष्प में पाए जाते हैं। कौन कौन से, देखिए सबसे पहला होता है बाह्य दल। बाह्य किसे कहा जाता है, बाह्य दल पुष्प के सबसे बाहरी हिस्से में ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है बाह्य दल। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेपल। इसे ही हम क्या बोलेंगे, बाह्य दल। ठीक है, बाह्य दल। ठीक है, ये वाला हिस्सा सबसे बाहरी भाग होता है बाह्य दल। बाह्य दल के जस्ट नीचे होता है पुष्पवृंत। ठीक है, पुष्पवृंत, वृंत के समान एक संरचना पाई जाती है जिस पर पूरा पुष्प जो है आधार बनाए बैठा होता है। ठीक है, इसे स्टॉक भी कहा जाता है या पेडिसल, पेडिसल भी कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में। ठीक है, पुष्प वृंत। ठीक है, पुष्प वृंत कहा जाता है। इसके ऊपर ये 3 जो पिंक कलर की संरचनाएं दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, पेटल। पेटल को हिंदी में कहा जाता है दल, दल। ठीक है, सबसे पहला क्या है, संरचना में क्या पढ़े हम लोग, सेपल, जो कि सबसे बाहरी संरचना होती है, जिसमें यह संरचना दिखाई दे कि उसे बोला जाता है शेपल। शेपल जिसे बाह्य दल के नाम से भी जाना जाता है, पेटल जिसे दल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेपल यदि बाह्य दल एक ग्रुप में है, ग्रुप में मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा हैं, ग्रुप में हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार दल जब एक साथ बहुत सारे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, दल पुंज, दल पुंज। ठीक है, दल पुंज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कोरोला, और बाह्य दल पुंज को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, कैलिक्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, कैलिक्स किसको बोला जाएगा, बाह्य दल पुंज को बोला जाएगा, कोरोला किसको बोला जाएगा, दल पुंज को कहा जाएगा। ठीक है, जब यह ग्रुप में उपस्थित होते हैं तब। ठीक है, तीसरी संरचना होती है सबसे मुख्य संरचना और सबसे लैंगिक जनन में भाग लेने वाली संरचना है जायांग। इंग्लिश में इसे कार्पेल या गायनोशियम कहा जाता है। जायांग के 3 भाग होते हैं, पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय। चित्र में देखिए जायांग, ये पूरी संरचना जायांग कहलाती है। जायांग का सबसे ऊपरी भाग, ये वाला भाग, इंग्लिश में स्टिग्मा और हिंदी में वर्तिकाग्र। हिंदी में वर्तिकाग्र सबसे ऊपरी भाग होता है, जहां पर लैंगिक जनन के समय परागकण आकर के उसके ऊपर बैठ जाते हैं। इसका जो सतह होता है, इसका जो सतह होता है वो इस प्रकार दिखाई देता है। ठीक है, इसका ऊपरी भाग चिपचिपा,
चिपचिपा यानी कि स्टिकी, स्टिकी होती है। चिपचिपा होने के कारण परागकण उसके ऊपर आकर के बैठ जाते हैं, जिससे वह परागकण इस स्टाइल और ट्यूब के माध्यम से अंडाशय तक पहुंचता है। इसके माध्यम से अंडाशय तक पहुंचता है। ठीक है, ये आगे पढ़ाएंगे जब लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, जायांग के ऊपर परागकण किस प्रकार से आते हैं, परागकण आने के बाद वह अंडाशय पर किस प्रकार से पहुंचता है, यह जो है आगे निषेचन वाले पॉइंट पे आएगा। ठीक है, इसकी दूसरी संरचना होती है स्टाइल। स्टाइल को हिंदी में कहा जाता है वर्तिका। वर्तिका, वर्तिका यह जायांग का मध्य भाग होता है। ठीक है, मध्य भाग होता है वर्तिका। इसके जस्ट नीचे फिर अंडाशय, ओवेरी। ठीक है, ओवेरी, जहां पर क्या बनेगा, मादा युग्मक, मादा युग्मक। ठीक है, यानी कि फीमेल गैमेट, किसका, पुष्प का। ठीक है, इसके बाद चौथी संरचना पुमंग। पुमंग को इंग्लिश में कहा जाता है एंड्रोसियम या स्टेमन, स्टेमन। ठीक है, इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है परागकोश, जहां पर परागकणों का निर्माण होता है। दूसरा योजी, जो कि फिलामेंट को परागकोश से जोड़ करके रखती है। तीसरा होता है पुतंतु, जिसे इंग्लिश में फिलामेंट कहा जाता है। ठीक है, ये संरचना, यह पूरी संरचना स्टेमन की यानी कि पुमंग की होती है। पुमंग का सबसे ऊपरी भाग एंथर यानी कि परागकोश कहलाता है। मध्य भाग फिलामेंट कहलाता है और फिलामेंट और परागकोश को जोड़ने वाली संरचना, परागकोश को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, कनेक्टिव या योजी। ठीक है, 2 चीजें मेन है लैंगिक जनन को जानने के लिए, 2 चीजें ही मेन है, एक जायांग और एक पुमंग। ठीक है, गायनोसियम एंड एंड्रोसियम। ठीक, 5वीं संरचना पुष्पासन, जहां पर पूरा पुष्प आसित होता है, ये वाला, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, पुष्पासन। ठीक है, पुष्पवृंत बता चुका हूं, पुष्पवृंत पुष्पासन से नीचे वाला भाग, ठीक है, इसे बोला जाता है पुष्पवृंत। यह है पूरे पुष्प की संरचना। ठीक है, एक बार देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ पुष्प की संरचना को। पुष्प की संरचना में मुख्य 6 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सबसे बाह्यदल। बाह्यदल, ये इस वाली संरचना को बाह्यदल कहा जाता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेपल, और ग्रुप ऑफ सेपल को बोला जाता है कैलिक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है बाह्यदल पुंज। दल, जिसे पेटल कहते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल कोरोला कहलाता है, कोरोला को दल पुंज। जब एक साथ ग्रुप में जब बहुत सारे दल होते हैं, ठीक है, मतलब पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसे ही दल कहा जाता है। ठीक है, ये कलरफुल होते हैं, और कलरफुल होने के साथ साथ ये कलरफुल होता है, इसके साथ एक और कार्य करते हैं, ये मक्खियों को या मधुमक्खियों को आकर्षित करने का कार्य करेंगे, जिससे वो आकर के परागकोश पर बैठ जाती हैं और वहाँ से अपने पुष्प रस को एकत्रित करके ले जाती हैं। ठीक है, तीसरी संरचना जायांग। जायांग की 3 संरचना होती है, 3 भागों में इसे बांटा जा सकता है, वर्तिकाग्र में, वर्तिका में और अंडाशय में। वर्तिकाग्र में परागकण आकर के बैठते हैं। वर्तिका एक ट्यूब के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ट्यूब के रूप में पाई जाएगी, जो कि परागकण को अंडाशय तक पहुंचाने में मदद करेगी। तीसरा अंडाशय। अंडाशय में मादा युग्मक का निर्माण होता है, जहां पर नर युग्मक आकर के मिलता है और निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। चौथा पुमंग।
पुमंग को भी 3 भागों में बांटा गया है, परागकोश, योजी और पुतंतु। परागकोश को एंथर, योजी को कनेक्टिव और पुतंतु को फिलामेंट कहा जाता है। ठीक है, एंथर, इसके बारे में अभी आगे और इसकी संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पुष्पासन, पुष्पासन इस वाले भाग को पुष्पासन कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर पूरा जो दलपुंज है, बाह्य दलपुंज है, आकर के आसित होता है, आसन का काम करता है, इसलिए इसे पुष्पासन कहा जाता है। पुष्पवृंत, पुष्पासन के नीचे वृंत की एक संरचना होती है जिसे पुष्पवृंत कहते हैं। ठीक है, वृंत अलग होता है, पुष्पवृंत अलग होता है। ठीक है, वृंत अगर बोलेंगे तो कोई एक ऐसा तना का तना हो सकता है। ठीक है, लेकिन पुष्पवृंत मतलब पुष्प पर जो वृंत है, ठीक है, जो उसको आधार प्रदान कर रहा है, ठीक है, उसे पुष्पवृंत कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो देखो अभी जायांग के बारे में पढ़े। ठीक है, जायांग और पुमंग के बारे में पढ़े। ठीक है, पुमंग के अंदर 3 संरचना होती हैं, जिसमें से एक संरचना है तुम्हारा एंथर का, परागकोश का। ठीक है, परागकोश में ही परागकण का, और परागकण को ही क्या कहा जाता है, नर युग्मक। ठीक है, परागकण क्या है, नर युग्मक। ठीक है, नर युग्मक। देखो परागकोश की संरचना देखिए, पुष्प में, ठीक है, पुष्प में इस प्रकार की संरचना आप लोग देखे होंगे। ठीक है, पुष्प में इस प्रकार की संरचना, ये एंथर, ठीक है, और ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा यानी कि ये पूरा पोर्शन क्या हो गया आपका, पुमंग, और ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया आपका, जायांग। ठीक है, तो देखो ये संरचनाएं क्या कहलाएंगी हमारी, एंथर यानी कि परागकोश। ठीक है, परागकोश को ही, परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है, और परागकण को नर युग्मक कहा जाता है, जो मादा युग्मक से निषेचन करती है। ठीक है, मादा युग्मक के साथ मिल करके क्या करती है, निषेचन की, निषेचन होगा। ठीक है, देखो परागकोश पुकेसर का सबसे ऊपरी फूला हुआ भाग होता है। ठीक है, परागकोश क्या होगा, पुष्प का सबसे ऊपरी, ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग ऊपरी फूला हुआ भाग होता है। ठीक है, दूसरा देखो परागकोश द्विपालित होते हैं, चतुष्कोष्ठीय होता है। द्विपालिक, द्विपालिक का अर्थ है कि ये 2 लोब में पाया जाएगा, 2 लोब में, ऐसा अगर इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये एक लोब ये हुआ और एक लोब ये हुआ। ठीक है, 2 लोब में पाए जाते हैं। ठीक है, द्विपालिक, चतुष्कोष्ठीय, चतुष्कोष्ठीय जब इसको हम लोग बीच से काट देंगे, बीच से अगर काट दिया जाए, ठीक है, तो यह 4 कोष्ठों में दिखाई देगी। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 कोष्ठों में यह दिखाई देती है। ठीक है, परागकोश की प्रत्येक कोष्ठ में लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं, लघु बीजाणु धानियां। ठीक है, प्रत्येक कोष्ठ में ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है, ये गोल सर्कल दिखाई दे रहा है, ये लघु बीजाणु धानी। इसे क्या बोला जाता है, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, बीजाणुधानी, जहां पर किसका निर्माण होगा, परागकण का। परागकण को नर युग्मक, जिसे क्या बोला जाता है, नर युग्मक। ठीक है, समझ में आ रहा है, बताओ, आ रहा है ना। ठीक है, लघु बीजाणुधानी को 4 भागों में बांटा गया है। लघु बीजाणुधानी को अर्थात इसको, ठीक है, यहाँ पर चित्र में दिख रहा होगा,
इस वाले भाग को बोला जाता है लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी को यदि हम बड़े रूप में देखें तो हमको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। इसमें अलग अलग स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। उन्हीं स्तरों को जो है 4 भागों में बांटा गया है उन्हीं स्तरों का नाम है जो 4 भाग बोला जा रहा है, ठीक है। पहला भाग होता है बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस, दूसरा भाग होता है एंथोसियम, तीसरा भाग होता है मध्य परत और चौथा भाग होता है टेपिटम, ठीक है। सबसे बाहरी वाला भाग, ये वाला भाग क्या कहलाएगा आपका? एपिडर्मिस। मध्य वाला भाग क्या कहलाएगा? एंडोसिथियम। तीसरा वाला भाग मिडिल लेयर और चौथा टेपिटम। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लघु बीजाणुधानी कितने भागों से मिलकर बना होता है, तो 4 भागों से मिलकर के बनी होती है। सबसे बाहरी भाग एपिडर्मिस, उसके पश्चात एंडोथेसियम, मध्य परत और चौथा टेपिटम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया इसका इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश नाम है, जिस पर पोलन ग्रेन छोटे छोटे कणों के माध्यम में उपस्थित होते हैं। फिलामेंट पोलन ग्रेन। तो ये 4 भाग याद रखिएगा। 4 भाग कौन कौन से? बाह्य त्वचा, एंडोथीशियम, मध्य परत और टेपिटम, ठीक है। चलो इसके पश्चात पढ़ेंगे हम लोग परागण में स्वपरागण क्या होता है, फिर परागण क्या होता है, परागकण की संरचना, ठीक है। ये चारों टॉपिक कल कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है, ठीक। और शिट यार।